We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light. स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है क्या लिखूं, जिसको लिखा है पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी जी ने। क्या लिखूं एक निबंध है, देखते हैं इसमें लेखक ने क्या कहा है। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा, यानी कह रहे हैं कि मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी अंग्रेजी के A.G. गार्डिनर जो हैं वो कहते हैं लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। यानी जब तक आप मन लगा के कोई चीज़ नहीं लिखना चाहते, तब तक कोई भी चीज़ सही नहीं लिखी जा सकती। कहने का मतलब ये है, ठीक है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। यानी कह रहे हैं कि जब लिखने का मन जब मानसिक रूप से तैयार रहते हैं तो उस समय एक उमंग सी होने लगती है, एक फुर्तीला हमारा जो हृदय है वो उत्सुक हो जाता है किसी चीज़ को लिखने के लिए। मस्तिष्क में आवेग यानी बहुत सारी बातें आने लगती हैं, तब वो लेख लिखना तो उसे लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, यानी उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। यानी कोई भी टॉपिक हो, जब हमारे मन में जब लिखने की बात आती है तो हम लोग विषय के बारे में ध्यान नहीं देते, बस अपने हृदय की बात, दिल की बात उसमें लिखते जाते हैं, भरते जाते हैं। हैंड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। यानी कह रहा है हैंड टांगने के लिए, यानी हम लोग कुछ भी जब टांगते हैं तो उसमें खूंटी कोई भी हो, बस वो टंगना चाहिए। तो उसी तरह मनोभाव का जब कोई भी मन में जो भी भाव होता है उसको लिखने के लिए हम विषय उपयुक्त नहीं होता, हम बस लिखते जाते हैं। कोई भी विषय हो हम लिखना शुरू कर देते हैं। असली वस्तु है हैंड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। उसी प्रकार हैंड खूंटी नहीं, यानी असली वस्तु हैंड है। यानी हमें किसी वस्तु को टांगना है, खूंटी पे टांगना है, तो बस हमारा वो चीज़ टंग जाए, खूंटी से कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह हम जब लिखते हैं तो हमारा जो भाव होता है वो सही होना चाहिए। विषय तो कोई भी डाल देता है इंसान। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, यानी इनकी जो ये कह रहे हैं इनकी सच्चाई में मुझे कोई भी शक नहीं है। पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिससे भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। यानी लेकिन मुझे उनसे कोई संदेह, कोई शक नहीं है उनके कथन पे। लेकिन एक कठिनता है कि मैंने कभी भी अपने मन को भी अनुभव नहीं किया कि जिससे मेरे मन में मेरे भाव अपने आप उत्पन्न होते रहें। मुझे तो सोचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैं चिंता करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तब जाके मैं कोई निबंध लिख पाता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी नमिता कहती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है, यानी अमिता का कहना है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। यानी नमिता कहती है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पे लिखिए। और अमिता कहती है कि समाज सुधार
पर लिखिए। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों का आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। यानी दोनों की बातों पे मुझे लिखना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर पाँच पेज लिखे जा सके। यानी कह रहे हैं जब दूर कहीं ढोल बजता है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, वाह कहाँ बज रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या उसमें मैं 5 से अधिक लिख सकता हूँ, 5 पेज से ज़्यादा। इसी प्रकार समाज की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूँ। यानी कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसमें मैं 5 पेज कैसे लिखूँगा। और समाज सुधार पे लिखना है, वो इतने बड़े बड़े विज्ञ हैं जिनमें बहुत सारे विरोध चल रहे हैं, बहुत लंबा है, उस पर मैं 5 पेज कैसे लिखूँगा। यानी वो ज़्यादा है तब भी नहीं लिख सकता, उसके विषय में कम है तब भी नहीं लिख सकता। मैंने सोचा है कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूँ। पहले ये तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है। यानी पहले मैं समझ लूँ निबंध कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं भविष्य की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र से कई आचार्यों की रचनाएं देखी। यानी फिर उन्होंने क्या किया, कई सारे आचार्यों के निबंध शास्त्र को देखा। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। यानी वो रचनाओं को उन्होंने पढ़ा देखा तो एक विद्वान ने लिखा था निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े ही अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। यानी छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा क्या होता है, अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रहती। यानी बड़ा लंबा चौड़ा खींच दो और उसमें कुछ समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूँ कैसे, यानी लिखा करे पर लिखूँ कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। यानी विषय वस्तु और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि सबसे पहले 2 चीज़ें आवश्यक, सामग्री और शैली। सबसे पहले मुझे इसे इकट्ठा करना होगा, इस पे चिंता करनी होगी, तब जाकर मैं निबंध लिख सकूंगा। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। पर ये मुझे पता नहीं था कि कभी दिन ऐसा भी आएगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उस पर मैं निबंध लिखूंगा। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। इस विषय पर भी मैं पुस्तकालय लाइब्रेरी में जाकर खोज लेता। पर अब समय नहीं। मुझे तो यही बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ न तो विश्व कोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इस विषय की सामग्री उपलब्ध हो। यानी यहाँ कोई ऐसा विश्वकोश भी नहीं है, ना कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें इस बारे में लिखा हो। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। यानी कह रहे हैं अब तो मुझे ही अपने ज्ञान पे विश्वास करके लिखना होगा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं विज्ञों का कथन है कि, यानी विद्वानों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। यानी रूपरेखा यानी क्या क्या लिखना है, उसके अंदर कौन कौन सी किस टॉपिक पे लिखना है। अतः सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। यानी कह रहे मैं कैसे इस विषय की रूपरेखा को सोचूं, मैं सोच नहीं सकता। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। यानी उसका वाक्य तो मैं सारांश कुछ वाक्यों में लिख दूं, लेकिन उसका
सार होता है वो 10 उससे पहले जो जो उसकी जो 10-5 जो शब्द होते हैं वो कैसे लिखूं मैं? क्या सचमुच हिंदी के सभी के लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। यानी जो टॉपिक होती है, ये जो लेखक हैं इनको अपने शीर्षक को बनाने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ। किन्होंने गार्डिनर कहते हैं कि मैं लेख लिखता हूँ लेकिन उसका जो भार है वो अपने दोस्तों पे छोड़ देता हूँ। उन्होंने ये भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। यानी कोई चीज़ लिखने में तो गाने में आसान होता, अगर मान लीजिए गाना ही है तो गाना गाने में आसानी होती है लेकिन उसको लिखने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। उसी प्रकार निबंध वही कह रहे हैं कि नाटक को लिखना आसान है लेकिन उसको शीर्षक देना सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, यानी उतार चढ़ाव होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो, यानी छोटे छोटे वाक्य हो लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हों। यह तो बिल्कुल ठीक है, पर छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। यानी मैंने अपनी गौरव, अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, इसको साबित करने के लिए मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटे कम से कम आधे पन्ने में ही समाप्त हो जाए। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। बाणभट्ट की रचना किसने की थी? कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की रचना क्या है? कादम्बरी। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर्य ला देती है। यानी जो अस्पष्टता नहीं रहती है तो थोड़ा इंसान गंभीर होने लगता है, उस पर सोचने पे मजबूर होता है कि क्या हो सकता है, सोचता है उस विषय में। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्यों में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न उलझ सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? यानी कुछ लोग ऐसा जब कोई भी रचना करते हैं तो कुछ बातें ऐसे ले डाल लेते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, उनकी समझ से परे हो जाता है, उस पर सोचते विचारते हैं। तो वो कह रहे तब मैं क्या करूँगा, जो आवश्यक भी है। ठीक है, जैसे